रेस्टोरेशन के बारे में, जब जापान बदल रहा था। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, विश्व के लिए जापान के द्वार करीब 1853 में पहली बार खुले थे। पहली बार से मेरा मतलब यह है कि इससे पहले भी विदेशियों ने जापान के साथ संपर्क करने की कोशिश की थी। सन 1543 में पुर्तगालियों ने सबसे पहले संपर्क किया था, लेकिन जापानियों ने दरवाजा नहीं खोला। जापानी आगे भी इसी नीति पर चलते रहे। 1633 में जापान ने सकोकू पॉलिसी की घोषणा की थी, जिसके तहत कोई भी नागरिक जापान नहीं छोड़ सकता और ना ही कोई विदेशी जापान में घुसने की कोशिश कर सकता है। अगर ऐसा करते कोई पकड़ा गया तो उसे मृत्यु दंड तक दे दिया जाता था। मतलब कुल मिलाकर जापान को बंद देश घोषित कर दिया गया। हालांकि कुछ जापानी संगठनों को जापान के अलावा 5 अन्य जगहों से व्यापार की अनुमति थी, जिनमें चीन और कोरिया भी शामिल थे। लेकिन 19वीं सदी में व्यापार का महत्व और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि यूरोपीय देश भारत और चीन और साउथ ईस्ट एशिया से लगातार व्यापार कर रहे थे और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे थे। इसी शताब्दी में अमेरिका भी व्यापार के लिए उत्सुक था। 1843 में पहली बार अमेरिका का एक व्यापारिक जहाज और एक युद्धपोत पहली बार टोक्यो के बंदरगाह पर उतरा। इस बेड़े के कप्तान थे जेम्स विडेल, जिन्होंने व्यापारिक समझौते के लिए जापान से विनती की, लेकिन जापान ने उन्हें दुत्कार दिया और यह बेड़ा वापस आ गया। 1849 में अमेरिका का एक और बेड़ा जापान पहुंचा था, जब अमेरिकी कप्तान जेम्स ग्लीन नागासाकी आए, लेकिन यह कोशिश भी नाकाम रही। जब जेम्स ग्लीन वापस अमेरिका आए तो उन्होंने अमेरिकी सरकार को यह राय दी कि अमेरिकी सरकार को जबरदस्ती जापान को व्यापार के लिए राजी करना चाहिए। और इसी का ही परिणाम था कि 1853 में मैथ्यू पेरी अपने समुद्री बेड़े के साथ टोक्यो के पोर्ट पर उतरा और उसने वहीं अपना लंगर डाल दिया। जब जापान ने उससे जाने को कहा तो पेरी ने अपनी तोपों का मुंह जापान की ओर कर दिया और सीधी चेतावनी दी कि भैया या तो हमारे साथ बिजनेस करो या मरो। और अमेरिका के आधुनिक हथियारों को देखकर जापान को झुकना पड़ा और इस तरह से जापान के द्वार विदेशियों के लिए खुल गए। दोस्तों, हम यहाँ आगे बात करें उससे पहले बात करते हैं जापान की, कि उस समय जापान में क्या चल रहा था। दरअसल जापान की राजनीति काफी अस्त व्यस्त थी और जापान की सारी पावर सामंतों के हाथों में थी, जबकि हम पहले वीडियो में देख चुके हैं कि सामंतवाद यूरोप में काफी पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन जापान में अभी भी चल रहा था। हालांकि यहाँ के राज्य का अध्यक्ष अभी भी मिकाडो यानी कि सम्राट ही था, लेकिन वो बस नाम का ही था। उसके अधिकार बहुत हद तक सीमित थे। उसे एकांतवास में छोड़ दिया गया था। वो टोक्यो में ही अकेला रहता था अपने परिवार के साथ। बाकी पूरा जापान अलग अलग सामंतों में डिवाइड था। सामंत अपने पूरे क्षेत्र का तानाशाह होता था। उसके पास उसकी खुद की सेना होती थी। दोस्तों, सालों से जापान की राजनीति को शोगुन ही कंट्रोल करते थे। यह एक प्रकार का राजपद होता था, जिसे आप राजा का प्रतिनिधि भी समझ सकते हो। और शोगुन के पद पर तोकुगावा के सामंतों का अधिकार था और पीढ़ी दर पीढ़ी तोकुगावा के सामंत ही शोगुन पद पर अधिकार रखते थे। बाकी सभी सामंत इनसे नफरत करते थे या यूं कह लो कि इनसे जलते थे। जापान में सामंतवाद के इस युग में सामंतों की आपस में ही नहीं बनती थी और जब विदेशियों का आगमन शुरू हुआ तो सबसे ज्यादा दबाव शोगुन पर ही बना, क्योंकि विदेशियों ने व्यापार के लिए शोगुन से बातचीत की थी, ना कि सम्राट से। सम्राट तो बेचारा बिना ताकत के ही अपनी वादियों में मस्त था। जब शोगुन ने विदेशियों के साथ समझौता किया तो बाकी सामंतों को बहाना मिल गया शोगुन के खिलाफ खड़े होने का, जिसका इंतजार वो काफी समय से कर रहे थे। कुल मिलाकर विदेशियों के आगमन से जापान में जगह जगह विद्रोह शुरू हो गए और एक राजनीतिक मांग उठी, शोगुन को हटाकर फिर से पावर मिकाडो यानी कि जापान के सम्राट को दी जाए। दोस्तों, मेजी रेस्टोरेशन का सीधा सा अर्थ है कि जापान में सम्राट को सारी पावर मिलना और सामंतवाद का अंत होना, जिसकी शुरुआत हो चुकी थी। हालांकि इसके और भी कारण थे। जैसा कि मैंने बताया, शोगुन के पद पर हमेशा तोकुगावा के सामंतों का ही राज रहता था और ये बाकी सामंत परिवार पर अपनी मनमानी थोपते थे। जैसा जापान में एक कानून था, सांकिन कोताई, जिसके अनुसार बाकी सामंतों को शादी करने के लिए भी शोगुन की आज्ञा लेनी पड़ती थी। इन्हें ना तो किले बनाने की आज्ञा थी और ना ही नए जहाज। इनके अलावा सरकार में जो ऊंचे ओहदे के पद होते थे, उन पर तोकुगावा सामंत वर्ग के लोगों को ही जगह मिलती थी, ना कि योग्यता के आधार पर। इससे बाकी सामंत वर्ग शोगुन से चिढ़ने लगे।
जिनमें प्रमुख सामंत वर्ग थे चोसु, सात्सुमा और तोसा। ये तीनों ही सामंत वर्ग शोगुन को पद से हटाना चाहते थे। शोगुन शासन में बाकी सामंत परिवारों की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। वे इतने लाचार हो गए थे कि अपने ही क्षेत्र की सुरक्षा में तैनात समुराइयों को उनके पद से हटाने लगे। समुराय जिन्हें अपने राज्य और सामंतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, लेकिन जब सामंतों ने इन्हें ही पद से हटाना शुरू किया तो ये बेरोजगार हो गए, क्योंकि एक समुराय को जन्म से ही सिर्फ लड़ाई की ही शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा वो और कुछ नहीं करते थे। जब वो बेरोजगार हुए तो उनमें से कईयों ने तो लूटपाट मचाना शुरू कर दिया और समुराइयों के बिना चोरी और ज्यादा बढ़ गई। देश में हर जगह असंतोष बढ़ने लगा और सभी ने इसका जिम्मेदार शोगुन की सरकार को ही माना। इनके साथ साथ जापान में किसानों की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। सामंतवाद में सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होता है तो वो किसान ही है। किसान लगातार कर्जों के बोझों से दब रहा था और इसके लिए वो शोगुन व्यवस्था को ही जिम्मेदार मानता था। शोगुन शासन के लिए परिस्थितियां लगातार खराब होती जा रही थी। चोसु और सात्सुमा ये दोनों ही सामंत परिवार शोगुन के खिलाफ थे। ये अपनी सेना को लगातार बढ़ा रहे थे। चोसु और सात्सुमा ये दोनों ही सामंत वर्ग विदेशियों से बहुत नाराज थे और विदेशियों से ये बहुत नफरत करते थे और नफरत का ही फायदा उठाकर इन्होंने अपनी सेना का भी गठन किया। अब शुरुआत में जापान में विदेशियों के खिलाफ नफरत के कई सारे कारण भी थे, क्योंकि ये विदेशी जापान को मजबूर करके जापान में घुसे थे, इसलिए ये काफी घमंडी भी थे। दोस्तों, ये ना तो जापानी संस्कृति का सम्मान करते थे और ना ही वहाँ के लोगों का। ऐसी ही एक घटना थी जब एक अंग्रेज रिचर्डसन अपने 3 साथियों के साथ जा रहा था। उसी समय सामने से सात्सुमा सामंत का जुलूस आ रहा था, तो अंग्रेजों ने उस जुलूस का सम्मान नहीं किया और ना ही रास्ता छोड़ा। फिर क्या था, सात्सुमा वर्ग के लोगों ने उस अंग्रेज की हत्या कर दी, जिसके जवाब में ब्रिटेन बहुत नाराज हो गया। ब्रिटिश सरकार ने इस घटना के हर्जाने के लिए शोगुन से 1 लाख पाउंड की मांग रखी और सात्सुमा सामंत से भी हर्जाना मांगा। यहाँ तक कि 7 ब्रिटिश जहाज तो हर्जाना वसूल करने के लिए सात्सुमा की राजधानी तक पहुंच गए और हमला करके एक जापानी जहाज को डुबा दिया, जिसके कारण जापानी लोगों में विदेशियों के लिए नफरत और बढ़ गई। इसी दौरान सम्राट ने भी लोगों के सामने अपना नजरिया रख दिया कि वो भी विदेशियों के खिलाफ है और शोगुन को यह आदेश दिया कि वो जल्द ही विदेशियों को जापान से बाहर निकाले। हालांकि शोगुन ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन योसु सामंत वर्ग ने विदेशियों को बाहर निकालने का बीड़ा उठाया और शिमोनोस्की के पास, जहां विदेशी जहाजों का आगमन ज्यादा होता था, वहां उन्होंने आदेश दिया कि वहां से गुजरने वाले सभी विदेशी जहाजों को नष्ट कर दो और 1863 में एक अमेरिकी जहाज को नष्ट कर दिया गया, जिसके जवाब में डच, फ्रांसीसी ये सभी अमेरिका के साथ आ गए और अमेरिका ने जापान के 2 युद्धपोतों को डुबो दिया। यहाँ शोगुन ने परिस्थितियों को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बीच में फंस गया, न घर का रहा न घाट का। इसी दौरान 1867 में तोकुगावा केइकी नया शोगुन बना। वह प्रगतिशील विचारधारा वाला व्यक्ति था। उसने कई सारे सुधार किए ताकि वो सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत कर सके, लेकिन चोसु और सात्सुमा दोनों ही सामंत वर्ग ने उसका विरोध किया ताकि उसे जल्द ही सत्ता से उखाड़ फेंका जाए। इसी दौरान फरवरी 1867 में सम्राट कोमेई की मृत्यु हो गई और मोत्सुहितो उनके उत्तराधिकारी बने, जिनकी उम्र मात्र 15 वर्ष की थी। और शोगुन विरोधी जितने भी सामंत वर्ग थे, उन्होंने नए सम्राट को अपने साइड कर लिया। और दोस्तों, 1868 तक चोसु और सात्सुमा दोनों ही सेनाओं ने मिलकर शाही महल पर कब्जा कर लिया और सम्राट की शक्ति की पुनः स्थापना कर दी। इस पूरी घटना को जापान में मेइजी इशिन कहा गया है। तो दोस्तों, बाहर की दुनिया में इस घटना को मेइजी रेस्टोरेशन का नाम दिया गया। इस दौरान शोगुन तोकुगावा बहुत ही दूर की सोच रखने वाला व्यक्ति था। उसने इस परिवर्तन को स्वीकार किया। हालांकि बाकी अधिकारियों ने संघर्ष की कोशिश की थी, लेकिन शाही सेना ने उन्हें हरा दिया। तोकुगावा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इस तरह से जापान में सदियों से चले आ रहे शोगुन का शासन खत्म हो गया। जापान के इतिहास में यह घटना बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यहीं से एक नए मॉडर्न जापान की शुरुआत हुई। कई इतिहासकारों का मत था कि अगर मेइजी रेस्टोरेशन की घटना नहीं होती तो शायद बाकी एशिया की तरह जापान भी विदेशियों का गुलाम होता। लेकिन इस घटना के बाद जापान में राष्ट्रवाद की शुरुआत हो गई, क्योंकि इससे पहले जापान में सामंतों का राज था।
अगर सीधे शब्दों में कहूं तो जापान में अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग तानाशाह थे, लेकिन जैसे ही शोगुन तोकुगावा सामंतों का अंत हुआ तो बाकी सभी सामंत वर्गों ने खुशी से अपने अधिकार त्याग दिए और सम्राट को ही अपना सब कुछ माना। इनमें सात्सुमा, चोशु, तोसा, इन सभी सामंत वर्गों ने सम्राट के प्रति वफादारी को अपनाया। हालांकि सामंतों को थोड़े बहुत जागीरों के अधिकार दिए थे, लेकिन जनता अब सम्राट के प्रति ज्यादा वफादार होने लगी और 1871 तक बचा कुचा सामंतवाद भी खत्म हो गया।